today we are going to start our new chapter, that is chapter number 6, लाइफ प्रोसेस। सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक्स कवर्ड के नाम से एक हेडिंग दिया है फर्स्ट पेज पे, ठीक है बेटा। देन उसके बाद मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है, इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स आपको पहले ही इंपॉर्टेंट मार्क करा रहा हूँ, तो आप पहले ही उसमें इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, क्योंकि कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो हर साल आपके रिपीट होते ही होते हैं, ठीक है। तो एक तो आप लिखिए क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। देन कैरेक्टरिस्टिक्स, देन उसके बाद नीचे आएगा आपका एक न्यूट्रिशन इन अमीबा, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लीजिए बेटा, बहुत आता है। देन फिर आता है न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर एनिमल्स। ह्यूमन बींग्स के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। और ये जो पूरा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है आपका, ये 5 मार्क्स में ज़्यादातर पूछा गया है, एक क्वेश्चन है काफ़ी बड़ा, वो आएगा, ठीक है। देन उसके बाद ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन में से ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका रेस्पिरेशन और उसके टाइप्स, एरोबिक एंड एनएरोबिक, ये डेफिनेटली आता है। इसका एक बड़ा फेमस डायग्राम है, वो आता है फ्लो चार्ट टाइप, ठीक है बेटा। देन उसके बाद नीचे के जितने भी टॉपिक्स हैं, रिमेनिंग टॉपिक जितने भी हैं, उन सब पे आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। अब 2 क्वेश्चन ऐसे हैं आपके, एक तो किडनी का और एक हार्ट का। ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि इन दोनों में से एक क्वेश्चन कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, चाहे वो हार्ट के ऊपर आए चाहे वो किडनी के ऊपर आए, स्कूल्स में भी और बोर्ड में भी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हुआ इसका ओवरव्यू कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, पढ़ेंगे हम सारी चीज़ें डिटेल में। पहले वाला चैप्टर भी हमने एसिड बेसिस एंड सॉल्ट पूरा डिटेल में पढ़ा, और अब ये वाला चैप्टर भी हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। आप सभी के पास 4 पेजेस आए होंगे, आपको शुरुआत के जो 2 पेजेस हैं बस वो करना है, यानी कि 3rd एंड 4th वाला, क्योंकि फर्स्ट पेज पे तो चैप्टर का नेम ही लिखा हुआ है। देन सेकंड पे ये हो गया आपका टॉपिक्स कवर्ड, तो आपको 3rd वाला एंड 4th वाला ही मेन है, बाकी ये तो आप करते रहना बाद में आराम से। अभी तो फिलहाल आपने 3rd वाला लिखा होगा, ठीक है। देन अब बात करते हैं बेटा चैप्टर की स्टार्टिंग की, डेट इज इंट्रोडक्शन की। तो अगर मैं इंट्रोडक्शन पे आता हूँ, सबसे पहले क्या लिखा है पॉइंट, समथिंग विच इज लिविंग नॉट डेड इज सेड टू बी अलाइव, यानी कि जो चीज क्या है, लिविंग है, जिंदा है, डेड नहीं है, वो आपकी क्या कहलाएगी? अलाइव कहलाएगी। तो आप इन वर्ड्स पे अंडरलाइन करते रहे बेटा, अलाइव, ठीक है, नॉट डेड एंड लिविंग। देन इन मोस्ट सिंपल टर्म, बिल्कुल सिंपल टर्म में अगर हम बात करें तो अलाइव का मतलब क्या है? वो चीज जिसके अंदर क्या है? लाइफ, यानी जिसके अंदर जिंदगी है, लाइफ है, वो सब्सटेंस आपका क्या कहलाएगा? अलाइव कहलाएगा, यानी कि वो थिंग आपकी क्या कहलाएगी? अलाइव कहलाएगी। बेसिकली लिविंग थिंग्स जो है वो सब अब क्या है? आपकी अलाइव है। देन अलाइव का बिल्कुल हिंदी की अगर हम बात करें तो क्या वर्ड आता है? जीवित और जिंदा, ठीक है। देन ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स हैं वो भी किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? आपके एनिमल्स में, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर द सोशल एनिमल्स, ठीक है बेटा। आर अलाइव और लिविंग थिंग्स, वो क्या कहलाते हैं? आपके अलाइव कहलाते हैं या लिविंग थिंग्स, ठीक है। देन उसके बाद बात आती है कि हम कैसे डिसाइड करें कि वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट, यानी कि हमारे पास अगर सपोज हम किसी प्लांट को देख रहे हैं और हमें ये पता लगाना है कि भाई वो आपका सब्सटेंस या कोई भी थिंग अलाइव है या नहीं है, तो क्या क्राइटेरिया होगा? तो बेटा कुछ क्राइटेरिया है, वो हम पढ़ेंगे इसके अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो है वो है आपका मूवमेंट, यानी कि अगर कोई थिंग आपकी क्या करती है? मूवमेंट शो करती है, तो वो क्या कहलाती है? अलाइव कहलाती है। अब ऐसे तो मैं कहने हूँ कि रोबोट भी मूव होता है, लेकिन हम बात करते हैं मूव करने की, लेकिन खुद ब खुद। अगर वो अपने आप मूव करती है तो अलाइव होगी,
अगर उसमें कोई बैटरी या इलेक्ट्रिकल पावर आप सब प्रोवाइड कर रहे हो, उसकी बात नहीं हो रही यहाँ पे, है ना। अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने आप मूव कर रहा है तब हम उसे क्या कहेंगे, अलाइव कहेंगे। ठीक है, पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। मूवमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव और नॉट। मूवमेंट पे अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया हमारा क्या है, मूवमेंट है। ठीक है, देन ऑल द लिविंग थिंग्स विच आर अलाइव मूव बाय देमसेल्व्स, यानी कि जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्या होती हैं, अपने आप मूव करती हैं। लिखा है विदाउट द एक्सटर्नल हेल्प, मूव बाय देमसेल्व्स, ये अंडरलाइन कर लीजिए। देन अब अगर हम बात करें एनिमल्स की और प्लांट्स की, तो इन दोनों में जो मूवमेंट है वो फास्ट होता है किसका, एनिमल्स का, नो डाउट। द मूवमेंट इन मोस्ट ऑफ द एनिमल्स आर फास्ट एंड कैन बी ऑब्जर्व्ड इजिली, यानी कि जो मूवमेंट है किनका, एनिमल्स का, वो क्या होता है, फास्ट होता है और इजिली हम उसे क्या कर सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं। सपोज कोई डॉग रन कर रहा है, ठीक है, कोई फ्रॉग है वो जंप कर रहा है, कोई बर्ड है वो फ्लाई कर रही है, तो बेसिकली क्या है, हम इजिली ऑब्जर्व कर सकते हैं। बट मूवमेंट इन प्लांट्स आर यूजुअली स्लो एंड ऑब्जर्व विद डिफिकल्टी, लेकिन जो प्लांट के अंदर मूवमेंट्स हैं वो हमारे कैसे हैं, स्लो हैं और बहुत मुश्किल से ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है बेटा, बिल्कुल सिंपल आपकी लैंग्वेज है, आप थोड़ा खुद भी पढ़ेंगे तो इजीली समझ आ जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी आप वीडियो देखते रहें बार बार, ठीक है। देन एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स, यानी कि एक एनिमल्स जो हैं वो क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर सकते हैं। अब बेटा जहां पे ये लिखा है ना, एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, यहां पे आप लिख लीजिए थोड़ा सा, विच इज नोन एज लोकोमोशन, यानी कि जब एनिमल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो क्या कहलाती है प्रोसेस, लोकोमोशन। ठीक है, और दे कैन मूव देयर बॉडी पार्ट्स, यानी कि जरूरी हर बार मूव करेंगे, हो सकता है सपोज कोई पर्सन है वो राइड कर रहा है तो केवल क्या मूव होगा, हैंड मूव होगा, है ना, तो वो बॉडी पार्ट्स मूव कर सकते हैं या पूरा मूव हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल दिए हैं मैंने, जैसे अ फ्रॉग मूव्स व्हेन इट जंप्स इनटू अ पॉन्ड, यानी कि फ्रॉग क्या करता है, मूव करता है जब वो क्या करता है, जंप करता है किसमें, पॉन्ड में। अ बर्ड व्हेन इट फ्लाइज इन द स्काई, फ्लाई करते टाइम मूवमेंट शो करती है। एथलीट जब वो भागता है तब मूवमेंट शो करता है। एक फिश कब मूवमेंट शो करती है, जब वो स्विमिंग करती है, तैरती है। ठीक है, देन उसके बाद आता है आपका प्लांट्स की बात, है ना। डायग्राम्स में आपको क्लियरली विजिबल होगा फ्रॉग जंपिंग एंड बर्ड्स फ्लाइंग, तो ये तो कोई ऐसा कोई हार्ड टॉपिक नहीं आता बायो के अंदर। हाँ, हार्ड टॉपिक आएंगे लेकिन वो थोड़ा लास्ट में है। जैसे आपका हो गया हर्ट वाला टॉपिक, इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें अपनी बॉडी पार्ट्स के बारे में पता लगता है, लेकिन थोड़ा सा इनके कंपैरिजन में हल्का सा टफ है क्योंकि डायग्राम्स आपको वहाँ बनाने होते हैं। इसमें आपको डायग्राम्स जो बनाने हैं वो सनफ्लावर वाले बनाने हैं बेटा, ये वाला डायग्राम भी बनाना है और ये डायग्राम भी बनाना है। ठीक है, देन अगर मैं बात करता हूँ प्लांट्स की, तो प्लांट्स में जो मूवमेंट है बेटा वो तेज नहीं होता, वो बहुत क्या होता है, स्लो होता है। जैसे सनफ्लावर की बात करते हैं, सनफ्लावर के अंदर अगर मैं मूवमेंट की बात करता हूं तो उसमें क्या होता है कि जो उसका फेस है फ्लावर का, वो सन के डायरेक्शन के साथ साथ मूव करता रहता है। जैसे डायग्राम में दिखा रखा है, सन अपवर्ड है तो उसका जो फेस है सनफ्लावर का वो आपको बिल्कुल सीधा दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे सन क्या होगा, मूव करेगा, सनफ्लावर का फेस भी क्या होता चला जाएगा, मूव होता चला जाएगा। ठीक है, देन उसके बाद द प्लांट्स कैन ओनली मूव
पार्ट्स ऑफ देयर बॉडी सच एज लीव्स, फ्लावर्स, शूट एंड रूट्स, यानी कि जो आपके क्या है प्लांट्स हैं वो अपने बॉडी पार्ट्स को मूव कर सकते हैं, जैसे लीव्स पत्तियां, फ्लावर्स, शूट्स, ये सब। ये नहीं होगा कि ये पता लगे कोई बच्चा अपने घर के अंदर एक पॉट के अंदर प्लांट ग्रो करे, उसने सुबह तो पानी अपने घर के बाहर रखा था वो गमला, और जब वो शाम को आया तो उसने क्या देखा कि वो गमला है ही नहीं वहां पे। वो गमला कहाँ पे रखा हुआ मिला उसे? बेडरूम में। तो वो चल के तो जाएगा नहीं। तो बेसिकली क्या होता है, प्लांट मूव नहीं करते, केवल वो क्या मूव कराते हैं, अपने बॉडी पार्ट्स को मूव करा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट की। द प्लांट्स पार्ट्स मूव टूवर्ड्स अ स्टिमुलस सच एज सनलाइट, ग्रेविटी और वाटर एटसेट्रा। जो प्लांट पार्ट्स हैं वो किसी स्टिमुलस के टूवर्ड्स क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं। इस वर्ड पर अंडरलाइन करिए बेटा, स्टिमुलस और सनलाइट, ग्रेविटी, वाटर। ठीक है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है स्टिमुलस, कि स्टिमुलस होता क्या है। तो बेटा स्टिमुलस का मतलब होता है चेंज इन द एनवायरमेंट, कि एनवायरमेंट में ऐसा क्या चेंज आया कि जो प्लांट को क्या करना पड़ा, मूवमेंट करना पड़ा। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल बताता हूं आपको। सपोज आप एक प्लेट के पास खड़े हो, वो प्लेट बहुत गर्म है, ठीक है, आपने ध्यान नहीं दिया और आपका हाथ उस पर क्या हो गया, टच हो गया। देन क्या होगा, एकदम सडनली आप हाथ हटा लेते हो। ऐसा तो नहीं होता कि आप सोचते हो कि भाई ये प्लेट गर्म है, अब मुझे इससे नुकसान होगा या नहीं होगा, इतना लंबा चौड़ा तो नहीं सोचते आप। एकदम क्या होता है, जैसी प्लेट पे हाथ लगता है एकदम हाथ अपने आप हट जाता है, आपको सोचने का मौका ही नहीं मिलता। तो बेसिकली हुआ क्या, वो मैसेज बहुत तेजी से ब्रेन तक जाता है और कई कई बार ब्रेन से पहले स्पाइनल कॉर्ड डिसीजन ले लेती है। ये सेकंड चैप्टर में पढ़ेंगे हम। तो इस कंडीशन में अगर मैं स्टिमुलस और रेस्पॉन्स की बात करता हूं तो दो वर्ड है बेटा, स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स। स्टिमुलस यहां पे हुआ बेटा जो गर्म प्लेट थी, जो हॉटनेस थी किसकी, प्लेट की, वो आपकी क्या थी, स्टिमुलस। और आपने इसके लिए रेस्पॉन्स क्या शो किया, आपने अपना हाथ वहां से हटा लिया। यू मूव योर हैंड अवे फ्रॉम द हॉट प्लेट। तो ये क्या हुआ, रेस्पॉन्स। एक और समझते हैं एग्जांपल। जैसे कोई डॉग है एंड यू हैव अ फियर फ्रॉम डॉग। तो सपोज आप उसके पास गए तो हुआ क्या, वो डॉग आपके पास आने लगा और भौंकने लगा। द डॉग स्टार्ट्स बार्किंग। तो होगा क्या, आपको डर लेगा और आप वहां से एकदम भागना शुरू कर दोगे। लेकिन डॉग आपके पीछे और तेजी से भाग रहा है, आपको और डर लग रहा है। तो बेसिकली यहां पर दो कंडीशन आई। एक तो आप बताओगे क्या कि स्टिमुलस क्या है, और एक रेस्पॉन्स क्या हुआ यहां पे। तो बेटा सोचो ध्यान से। चलिए मैं अब आपको इसका आंसर बताता हूं। ठीक है, जो फियर ऑफ डॉग था वो हमारा क्या था, स्टिमुलस, और आपने रेस्पॉन्स क्या शो किया यहां पर, टू रन अवे फ्रॉम देयर, यानी कि आप वहां से भाग गए, वो आपका क्या था, रेस्पॉन्स था। ठीक है, देन एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे सिंपल सा, आपको भूख लगी और आपने खाना खा लिया। तो अब यहां पर जो आपका हंगर है, भूख है, वो आपका क्या हुआ, स्टिमुलस। और यहां पर आपने खाना खा लिया, या आपने क्या शो किया, रेस्पॉन्स। ठीक है बेटा, तो आई होप आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर मैं बात करता हूं इस एग्जाम्पल की, तो इस एग्जाम्पल में स्टिमुलस क्या है, सनलाइट, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। और रेस्पॉन्स क्या है, सनफ्लावर का मूवमेंट। देखिए सेकंड फिगर में सनलाइट क्या हो रही है, दूसरी जगह से आ रही है, जो सन की डायरेक्शन है वो आपकी क्या हो गई, चेंज हो गई। तो सनफ्लावर ने कैसे रेस्पॉन्स शो किया, बाय बेंडिंग टूवर्ड्स द सन। समझ गए बेटा यहां तक। अब अगर हमें इससे भी तेज मूवमेंट देखना हो, क्योंकि भाई ये मूवमेंट तो थोड़ा बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगा, क्योंकि सन ऐसे तो है नहीं कि एकदम मूव होता रहता है,
तो इसमें तो आपको टाइम लगेगा। अगर आपको मूवमेंट बहुत तेज देखना है प्लांट्स के अंदर, तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, छुई मुई को एक पौधा होता है जिसे हम बायोलॉजिकल टर्म में बोलते हैं मिमोसा पुडिका, जिसका इंग्लिश में नेम होता है टच मी नॉट प्लांट। इसमें क्या खास बात होती है कि जब हम इसको फिंगर से टच करते हैं तो इसकी जो लीव्स होती हैं वो बेटा फोल्ड हो जाती हैं टच करते ही। तो वहां पे क्या हुआ, एकदम मूवमेंट शो हुआ, है ना। तो वहां पर मूवमेंट आपका कैसा है, फास्ट है, आप इजीली देख सकते हो। देन सी पार्ट, प्लांट्स ऑल्सो शो मूवमेंट बाय ग्रोइंग देयर रूट्स एंड शूट्स बिगर। प्लांट्स मूवमेंट कैसे शो करते हैं, सपोज you have sown a seed into the soil, then after some time what will you notice, a plant will grow up, एक वहां से क्या होगा, प्लांट ग्रो करना शुरू कर देगा। देन धीरे धीरे क्या होगा, उस प्लांट की हाइट बढ़ती चली जाएगी, नंबर ऑफ लीव्स बढ़ती चली जाएंगी, रूट्स ग्रो करना शुरू कर देंगी। तो बेसिकली ये क्या है, मूवमेंट है ना। चलिए उसके बाद बात करते हैं नॉन लिविंग थिंग्स की। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप मूव नहीं करती, हमें क्या करना पड़ता है, कुछ एक्सटर्नल पावर देनी पड़ती है। जैसे रोबोटिक कार्स हैं, रोबोट्स हैं, बच्चों की खेलने की टॉय कार आती हैं, उनमें सेल्स लगते हैं, बैटरीज लगती हैं, वो सब क्या है, एक्सटर्नल हम उसे क्या दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं, जिससे कि वो मूव कर सकती हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स आपकी मूव नहीं कर सकती, खुद ब खुद अपने आप वो मूव नहीं कर सकती। तो बेटा फर्स्ट पेज आपने लिख लिया होगा। अब यहां से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे सेकंड पेज की बात। यहां तक पढ़िए पूरा का पूरा, वीडियो देखिए ध्यान से, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, द मूवमेंट्स ओवर वेरी स्मॉल स्केल एज दोज इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग थिंग्स आर इनविजिबल टू द नेक्ड आई। वी ऑल नो कि लिविंग थिंग्स हमारी किससे बनी हुई होती है बेटा, सेल से, है ना। जो स्मॉलेस्ट यूनिट है हमारी बॉडी की वो क्या है, सेल। तो बेटा सेल के अंदर भी क्या होता है, मूवमेंट्स होते हैं। हर सेल के अंदर क्या होता है, फूड एंटर करता है, वहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या कहलाता है, पावर हाउस कहलाता है, वो उससे क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। हर सेल को एनर्जी बनाने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सीजन की जरूरत भी पड़ती है। तो बेसिकली फूड जो है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूटता है और क्या बनाता है, एनर्जी बनाता है। तो बेसिकली वहाँ पर भी क्या होता रहता है, मूवमेंट होता रहता है। हमने पढ़ा था ना डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। तो डिफ्यूजन तो किसके लिए होता था, गैस मॉलिक्यूल्स में। और अगर हम बात करते थे ऑस्मोसिस की, तो बेसिकली किसके लिए कहा जाता था, वाटर के लिए, है ना, लिक्विड सब्सटेंस के इन एंड आउट के लिए। तो बेटा वो वहाँ पर भी क्या हो रहा है, मूवमेंट्स हो रहे हैं, लेकिन वो क्या है, बहुत स्मॉल स्केल पे हैं, ऐसे हैं जो हमें इनविजिबल है, जो हमें दिखाई नहीं दे रहे। लेकिन अगर वो मूवमेंट्स नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर फूड एंटर नहीं करेगा, वेस्ट सेल से बाहर नहीं निकलेगा, गैस इन एंड आउट नहीं होगी, तो क्या होगा, वी कैन नॉट सर्वाइव। तो बेसिकली ऐसे मूवमेंट्स भी हमारे लिए क्या है, लाइफ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, जरूरी हैं। ठीक है बेटा, मैं आपको एक डायग्राम शो कर देता हूँ, पोज करके आप ये डायग्राम बना लेना बेटा। देखो बेटा ध्यान से, मैंने यहाँ पे आपको शो किया हुआ है एक सेल, सिंपल डायग्राम है, जस्ट हमें कोई सारी ऑर्गेनेलिज नहीं दिखानी, सिंपल एक सेल है, आउटर लेयर सेल मेम्ब्रेन दिखाई, क्योंकि वो क्या होती थी, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, है ना। देन फूड पार्टिकल्स इसमें इन होता हुआ दिखाई दिया है आपको। देन O2 दिखा रखी है मैंने, सेल के अंदर एंटर होती हुई। और ये सभी मूवमेंट्स हमारे क्या है, इनविजिबल है बेटा, है ना। तो ये इनविजिबल मूवमेंट्स हमारी लाइफ के लिए क्या होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। देन नेक्स्ट हेडिंग बेटा इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए इस पर, ये हमारे एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, उसका आंसर भी है। ठीक है, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा। फर्स्ट पॉइंट है, लिविंग थिंग्स कैन मूव बाय देमसेल्व्स। जो लिविंग थिंग्स होती हैं वो अपने आप क्या कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। सेकंड, दे नीड फूड, एयर एंड वाटर। लिविंग थिंग्स को किसकी जरूरत पड़ती है, फूड की, एयर एंड वाटर की। ठीक है।
देन थर्ड पॉइंट, दे कैन रेस्पॉन्ड टू चेंजेस अराउंड देम, दे आर सेंसिटिव। ये हमने कल पढ़ा था, है ना, कहाँ पर, जब हमने स्टिमुलस की बात करी थी। तो बेसिकली लिविंग थिंग्स क्या करती हैं, रेस्पॉन्स करती हैं किसके लिए, जो उनके अराउंड चेंजेस होते हैं। जैसे सपोज आप सूरज की तरफ देखने की ट्राई करते हो, सनलाइट की तरफ देखने की ट्राई करते हो, तो क्या होता है, जैसे आप डायरेक्टली देखते हो तो आपकी आंखें बंद हो जाती हैं। तो इसमें दो चीज़ आई, एक तो स्टिमुलस, एक रेस्पॉन्स। क्या क्या रेस्पॉन्स हुआ, पहली बात करते हैं स्टिमुलस की। स्टिमुलस क्या है, ब्राइट सनलाइट। और अगर मैं बात करता हूं किसकी, रेस्पॉन्स की, तो रेस्पॉन्स यहां पर है, आपने अपनी आईज क्लोज कर ली, तो वो क्या हुआ, रेस्पॉन्स हुआ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लिविंग थिंग्स की कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा ये। देन दे रेस्पायर। रेस्पायर का क्या मतलब होता है बेटा, दो वर्ड्स होते हैं, एक होता है रेस्पिरेशन और एक होता है ब्रीथिंग। बेटा ब्रीथिंग का सिंपल मतलब होता है इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी जब आप सांस लेते हो और फिर सांस बाहर छोड़ते हो, इन दोनों ही कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग कहते हैं। आप ऑक्सीजन लेते हो और CO2 बाहर एक्सहेल करते हो, है ना, तो 1 इनहेल प्लस 1 एक्सहेल इज इक्वल टू 1 ब्रेथ। ठीक, लेकिन रेस्पिरेशन इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ब्रीथिंग। रेस्पिरेशन थोड़ा अलग होता है इससे, कुछ बच्चे कंफ्यूज रहते हैं रेस्पिरेशन में और ब्रीथिंग में। तो बेटा कंसेप्ट समझिए है क्या, रेस्पिरेशन के अंदर होता क्या है बेटा, कि जो आपने फूड खाया सबसे पहले वो डाइजेस्ट वगैरह होकर सेल के अंदर एंटर करता है। अब सेल के अंदर जब फूड चला जाता है तो हमारा फूड खाने का मेन मोटिव क्या था, वी गेट एनर्जी फ्रॉम द फूड, हमें फूड से क्या मिल सके, एनर्जी मिल सके। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर जो एनर्जी बनाने वाली ऑर्गेनली है वो कौन सी है, हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो बेसिकली फूड जो है सेल के अंदर एंटर कर चुका है, ऑक्सीजन आ चुकी है। अब वो फूड ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या होगा, ब्रेक होगा और हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। दिस प्रोसेस नोन एज रेस्पिरेशन। ये पूरा आएगा बेटा आगे डिटेल में, पूरा टॉपिक है रेस्पिरेशन का। ठीक है, देन दे एक्सक्रीट। जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट करते हैं। भाई जब आप न्यूट्रिशन यानी कुछ खाओगे तो बेसिकली क्या होगा, वेस्ट मटेरियल भी प्रोड्यूस होगा। तो द रिमूवल ऑफ द वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी इज नोन एज एक्सक्रीशन। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड और इट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड, गैस में भी हो सकता है ना। जैसे आप क्या करते हो, वेस्ट प्रोडक्ट बाहर निकलते हैं, तो सॉलिड, लिक्विड और गैस, जैसे CO2 हम बाहर निकालते हैं, है ना, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ एक्सहेलेशन। ठीक है, देन दे कैन ग्रो। जो लिविंग थिंग्स हैं वो क्या करते हैं, ग्रो भी करते हैं। क्योंकि सपोज आपके घर में कोई एक टेबल है, तो वो क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग है, तो वो तो ग्रो नहीं करेगी ना। ये तो नहीं कि वो आपके घर में 10 साल से तो टेबल बड़ी हो चुकी है, अब नहीं ना। तो बेसिकली जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो ग्रो नहीं करती हैं और लिविंग थिंग्स ग्रो करती हैं। देन दे कैन रिप्रोड्यूस, इट मीन्स दे आर एबल टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस। ठीक है बेटा, चलिए अब नेक्स्ट है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या है, क्या मतलब है, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं ना लाइफ प्रोसेस, तो क्या मतलब है इसका, तो पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट। द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेंटेन देयर लाइफ ऑन दिस अर्थ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि वो बेसिक फंक्शंस जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म करते हैं, क्या करने के लिए, अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, अपनी लाइफ चलाने के लिए इस अर्थ पर, वो सभी फंक्शंस आपके क्या कहलाते हैं, वो सभी प्रोसेसेस क्या कहलाती हैं, लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, द बेसिक लाइफ प्रोसेसेस कॉमन टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर। कुछ कॉमन लाइफ प्रोसेसेस हैं बेटा, जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ग्रोथ एंड मूवमेंट। अब बेटा बस ये ध्यान रखना, यहाँ पे ना रिप्रोडक्शन वर्ड नहीं आएगा। रिप्रोडक्शन जो आपकी प्रोसेस है
वो लाइफ चलाने के लिए आपकी कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे रिप्रोडक्शन लिखे आते हैं लाइफ प्रोसेस में, तो बेटा वो गलत होगा, ठीक है। चलिए मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ कैसे आप सारी प्रोसेस याद रखोगे। देखिए बेटा, आप ये टर्म याद रख लो बेटा बस, NCERT GM, ठीक है। NCERT में N किस पे स्टैंड कर रहा है? न्यूट्रिशन। C कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का बेटा मतलब वही है स्टिमुलस एंड रेस्पॉन्स वाला, ठीक है। देन E एक्सक्रीशन, R रेस्पिरेशन, T ट्रांसपोर्टेशन, जो ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है ना पूरी बॉडी के अंदर वो, देन G ग्रोथ, M मूवमेंट। तो एक छोटी सी आप टर्म याद रखोगे NCERT GM, और आपको जितनी भी लाइफ प्रोसेस हैं वो सारी इसके अंदर क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी, ठीक है। देन मैंने उसके बाद बेटा आपको कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं, जैसे न्यूट्रिशन। तो क्या मतलब होता है न्यूट्रिशन का? सिंपल सा मीनिंग है, द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्व्स द टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी एंड कन्वर्टिंग इट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। यानी कि हमारा खाना खाना, देन उसका स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटना, जिससे वो क्या हो सके? बॉडी के सेल्स के अंदर एब्जॉर्ब हो सके, और जब वो एब्जॉर्ब हो जाएगा तो उससे हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। तो ये जो पूरा प्रोसेस है वो पूरा क्या कहलाता है? न्यूट्रिशन। एनर्जी मिलने के बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो हमारी बॉडी से क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है बेटा, ये क्या कहलाएगी? हमारी न्यूट्रिशन कहलाएगी, ठीक है। देन नेक्स्ट रेस्पिरेशन, ये बेटा मैंने आपको बता ही दिया अभी पूरा, फिर भी एक सिंपल सी डेफिनेशन जो आपको लिख के आनी होती है बोर्ड में वो देख लीजिए। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस विच रिलीज एनर्जी फ्रॉम द फूड एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। अभी बताया मैंने भाई, आपने खाना खाया, अब जो खाने का साइज था वो आपका क्या था? काफी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द सेल। तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको इतना स्मॉल ब्रेक करना पड़ेगा जिससे कि वो क्या हो सके? सेल के अंदर एंटर कर सके। तो सारा काम होता है डाइजेशन प्रोसेस के अंदर। अब जब ये सारा काम आपका हो गया स्मॉल मॉलिक्यूल्स में टूटने वाला, देन होता क्या है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन, आगे पढ़ेंगे हम पूरा, वहां पर क्या होता है? ये फूड एब्जॉर्ब हो जाता है। फूड एब्जॉर्ब होने के बाद सेल के अंदर एंटर करेगा, देन वहां से क्या बनेगी? एनर्जी बनेगी, और उसके बाद जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा आपका वो सारा बॉडी से रिमूव हो जाएगा। लेकिन अगर हम खाली रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो बस हमारा क्या पार्ट जरूरी है कि फूड से एनर्जी मिलना, जो प्रोसेस है वो बेसिकली हमारा क्या है? रेस्पिरेशन है, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट में मैंने दोनों की बात करी है, यहाँ पे ह्यूमन बींग्स की बात करी है, एब्जॉर्प्शन की, और लिखा है मेड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे प्लांट्स में होता है। प्लांट्स में फूड कहाँ बनता है? लीव्स में, और दूसरे पार्ट्स में क्या हो जाता है? वो ट्रांसफर हो जाता है ना। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। देन एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन वर्ड का क्या मतलब है? सिंपल, जो वेस्ट मटेरियल है जो सेल्स में बना था वो हमारी बॉडी से जब रिमूव होगा तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एक्सक्रीशन। Excretion is the process in which the waste materials produced in the cells of the body are removed from the body, ठीक है। Excretion क्या एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होता है? जो वेस्ट मटेरियल्स सेल्स ने प्रोड्यूस किया था वो बॉडी से बाहर निकलता है, बस, ठीक है। देन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये पूरा प्रोसेस आपको पहले ही मैंने डिफाइन कर दिया है पूरा अच्छी तरीके से विद एग्जांपल्स, है ना। देन उसके बाद ग्रोथ, ग्रोथ क्या है बेटा? सिंपल, द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ इन्वॉल्व्स द चेंजेस फ्रॉम ए स्मॉल ऑर्गेनिज्म। ये क्या होता है? ये सिंपल, जो एक बॉडी होती है वो साइज में बड़ी हो जाती है ना। तो ये सारी जो प्रोसेस है जिसके अंदर चेंजेस आएंगे किसी स्मॉल ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वो चेंज हो जाएगा किसमें? एक बिग ऑर्गेनिज्म में, वो आपकी प्रोसेस क्या कहलाएगी? ग्रोथ कहलाएगी,
है ना। इस ग्रोथ के अंदर काफ़ी सारे हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, वो सब डिस्कस होगा लेकिन आपका सेकेंड चैप्टर में, ठीक है। देन नेक्स्ट है मूवमेंट। मूवमेंट के अंदर क्या होता है, सिंपल, मूवमेंट के अंदर बॉडी या तो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करेगी या एक प्लेस पे रहने के बाद वो अपने बॉडी पार्ट्स क्या कर सकती है, मूव कर सकती है, तो वो क्या कहलाता है, मूवमेंट कहलाता है, ठीक है। तो सिंपल ये हमारी कुछ डेफिनेशंस थी बेटा जो हमने डिस्कस करी। देन इसके बाद का जो आपका मटेरियल है वो मैंने आपको भी ग्रुप पे सेंड किया है, वो राइट डाउन करिए और उसके बारे में हम पढ़ेंगे कल, दोनों पेजेस, ठीक है। कोई भी डाउट आए बेटा आप पूछ सकते हैं। वैसे तो खैर ये सिंपल ही है चैप्टर, अभी तक तो 3-4 पेज और हैं जो सिंपल आपने 6th 7th 8th क्लास के अंदर भी पढ़े हैं सारे। अब जैसे ही आप 4-5 पेजेस के बाद देखोगे तो हल्का हल्का सा चैप्टर टफ होना शुरू हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट इज फूड इज अ काइंड ऑफ फ्यूल विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। फूड एक क्या है, एक तरीके से एक फ्यूल है। जैसे जितनी बाइक्स होती हैं, कार हैं, उन सबको रन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है, पेट्रोल की, है ना। तो ऐसे ही बेसिकली हमारे क्या है, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी फंक्शन परफॉर्म होते हैं, उसे भी एक एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, फूड से, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, द लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज द केमिकल एनर्जी फॉर कैरिंग आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। दे गेट दिस केमिकल एनर्जी फ्रॉम फूड थ्रू केमिकल रिएक्शंस। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो केमिकल एनर्जी यूज करते हैं डिफरेंट लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। ये केमिकल एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है, फूड से, ठीक है। देन थर्ड पॉइंट, द एनर्जी रिक्वायर्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म कम्स फ्रॉम द फूड दैट द ऑर्गेनिजम्स कैन ईट। तो बेटा यहाँ पर एन लिखा हुआ है, वहाँ पे सी और ऐड कर लीजिए, कैन ईट हो जाएगा, कि जो एनर्जी मिलती है ऑर्गेनिज्म को कहाँ से मिलती है, जो वो फूड खाता है। फोर्थ पॉइंट, फूड इज एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस, द सिंपलेस्ट फूड इज ग्लूकोज। तो अगर मैं बात करता हूँ फूड हमारा कैसा सब्सटेंस है, ऑर्गेनिक। अब बच्चों को डाउट है सर ऑर्गेनिक क्या होता है, तो बेटा बस ये समझिए, द सब्सटेंस विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर आर नोन एज ऑर्गेनिक सब्सटेंस। बाकी फोर्थ चैप्टर जो है केमिस्ट्री का, वहाँ पे हम पढ़ेंगे डिटेल में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। जब आप 11th 12th में जाते हो तो वहाँ पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नाम से अलग बुक हो जाती है ना। तो ये तो डिटेल में जाएगा काफ़ी टॉपिक, फिलहाल तो बस ये समझिए कि फूड हमारा क्या है, एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, ठीक है। देन सिंपलेस्ट फूड अगर हम कहते हैं तो क्या होगा, ग्लूकोज। और अगर वो ग्लूकोज कंबाइन हो जाए, जैसे हमने क्या पढ़ा था 8th क्लास में, मोनोमर्स और पॉलीमर्स पढ़े थे, है ना। तो ये समझ लीजिए जो सबसे सिंपल छोटी यूनिट है वो आपकी क्या है, ग्लूकोज। और जब वो क्या होता चला जाएगा, जुड़ता चला जाएगा, देन इट विल बिकम स्टार्च। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म तो क्या कहलाएगी, स्टार्च, और सिंपलेस्ट फॉर्म क्या कहलाएगी, ग्लूकोज, ठीक है। तो स्टार्च इज मेड अप ऑफ ग्लूकोज। यू कैन ऑल्सो से कि स्टार्च इज मेड फ्रॉम ग्लूकोज। देन दो जनरल नेम होता है ग्लूकोज का, वो होता है शुगर, और स्टार्च का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। इन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लीजिएगा। देन कार्बोहाइड्रेट्स आर द मोस्ट कॉमन फूड्स फॉर गेटिंग एनर्जी। अगर आपको एनर्जी की नीड है तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट्स खाए जाते हैं। वो कहाँ से मिलते हैं, चपाती से, रोटी से, इन सब चीज़ों से। फैट और प्रोटीन्स जो हैं वो भी हमारे क्या हैं, फूड्स के अंदर ही कंसिडर करे जाते हैं। ये किससे मिलते हैं, पोटैटो से। प्रोटीन कहाँ से मिलता है जनरली, पल्सेस से, दाल जो होती है ना। तो ये भी सब आपके किसके के अंदर कंसिडर करे जाएंगे, फूड के अंदर। देन फिर बात आती है न्यूट्रिशन की। तो सबसे पहला पॉइंट पढ़ते हैं, द टर्म न्यूट्रिशन कम्स फ्रॉम द वर्ड न्यूट्रिएंट। जो न्यूट्रिशन वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, न्यूट्रिएंट वर्ड से। अ न्यूट्रिएंट इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस
रिक्वायर्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड सर्वाइवल ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो न्यूट्रिएंट है वो हमारा क्या है, हमारी लाइफ को मेंटेन करने के लिए और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवर के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप न्यूट्रिएंट कंज्यूम नहीं करोगे, यानी कि अगर आप फूड नहीं खाओगे, तो क्या होगा, जो आपकी बॉडी को एनर्जी चाहिए वो एनर्जी नहीं मिल पाएगी एंड यू विल नॉट बी एबल टू कैरी आउट द डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस, है ना। तो न्यूट्रिएंट इसलिए हमारी क्या है, बॉडी के लिए ज़रूरी हो जाता है। देन अ न्यूट्रिएंट कैन बी डिफाइंड एज अ सब्सटेंस which an organism obtains from surroundings and use it as a source of energy or for the biosynthesis of body constituents like tissue and organs। इसमें बेटा एक वर्ड आया बायोसिंथेसिस, इसे अंडरलाइन करिए आप। कर लिया आपने अंडरलाइन? समझिए बायोसिंथेसिस का क्या मतलब होता है। ये जो न्यूट्रिएंट है बेटा, ये ज़रूरी होता है जो हमारी बॉडी के अंदर टिश्यूज़ बनते हैं, सेल्स बनते हैं। सपोज आपकी कोई चोट लग गई कहीं पे, तो वहाँ पे सेल क्या होता है, रिपेयर होता है। तो ये जो सब चीज़ें हैं ये केवल किसके थ्रू हो पाती हैं, अगर आप सही तरह न्यूट्रिशन ले पा रहे हो, ठीक है। देन फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स आर द न्यूट्रिएंट विच आर यूज्ड बाय ऑर्गेनिज्म मेनली एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स हैं वो बेसिकली किस लिए लिए जाते हैं, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए। वेयर एज प्रोटीन्स एंड मिनरल्स सॉल्ट्स आर न्यूट्रिएंट यूज्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ इट्स बॉडी कंस्टिट्यूएंट लाइक स्किन, ब्लड एटसेट्रा। और जो बाकी की चीज़ें हैं जैसे प्रोटीन्स, मिनरल्स, ये सब किसके लिए हैं, स्किन के लिए, ब्लड के लिए, इन सब के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है। तो बेसिकली न्यूट्रिशन की अगर मैं बात करता हूँ तो वो क्या है, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और वो न्यूट्रिएंट कौन कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स एटसेट्रा, है ना, बाय एन ऑर्गेनिज्म एज वेल एज द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स बाय द ऑर्गेनिज्म, और उनका यूटिलाइजेशन भी। यानी कि एक तो आपने क्या किया, इन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम किया और फिर उन्हें यूज़ करा, किस चीज़ के लिए, अपनी बॉडी की लाइफ प्रोसेस को कैरी आउट करने के लिए। दूसरा, जो आपकी बॉडी के अंदर क्या है, सेल्स सपोज डैमेज हो गए कोई, उनको रिपेयर करने के लिए, ऐसी अलग अलग जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं वो सब किसके थ्रू परफॉर्म हो पाएगा, अगर आप सही तरह न्यूट्रिशन लोगे, ठीक है। देन अब बात आती है न्यूट्रिशन के आपके अलग अलग तरीके होते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। 6th क्लास से आप ये टॉपिक पढ़ते आ रहे हो, है ना, कि आप किस तरह फूड ऑब्टेन करते हो, उसके अलग अलग क्या होते हैं, डिफरेंट मेथड्स होते हैं। जैसे जो सबसे ज़्यादा 2 कॉमन मेथड्स हैं वो आपके कौन से हैं, पहला ऑटोट्रॉफिक और सेकंड हेट्रोट्रॉफिक, है ना। तो कॉमन बता देता हूँ दोनों में, है ना, ये आप पढ़ लीजिएगा एक बार पूरा। ऑटोट्रॉफिक के अंदर क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद बनाता है, वो दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होता अपने फूड के लिए, ठीक है। अब ये खुद खाना बनाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स। और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, ऐसा न्यूट्रिशन आपका क्या कहलाता है, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या है, एक तो प्लांट्स हैं ही हमारे ग्रीन प्लांट्स, और दूसरा कुछ बैक्टीरिया हैं। एक बैक्टीरिया का नाम लिख लीजिएगा, साइनोबैक्टीरिया, CYNOBACTERIA, साइनोबैक्टीरिया। ये कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो सपोज आपसे कोई पूछने लगे MCQ में कि आप ये बताइए कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया लाइक साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। हमें ज़्यादा डिटेल में बैक्टीरिया के सारे नाम याद नहीं करने, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल के लिए आप याद रखिए साइनोबैक्टीरिया, ठीक है।
देन फिर आता है आपका दूसरा टॉपिक, दैट इज हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये आप पूरा पढ़ के देखिएगा बेटा, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक के अंदर बेसिकली प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, किस किस की हेल्प से? 4 चीज़ें जरूरी होती हैं, वो आगे डिटेल में डिस्कस होगा आपका, एक ट्री वाला डायग्राम है वहाँ पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस कॉमन बता देता हूँ आपको 4 चीज़ें कौन कौन सी हैं। पहली है CO2 विच वी ऑब्टेन फ्रॉम द एनवायरमेंट। सेकेंड H2O दैट इज वाटर विच द प्लांट ऑब्टेन फ्रॉम द ग्राउंड वाटर। देन थर्ड इज सनलाइट फ्रॉम सन, and the fourth one is chlorophyll which is already present in the leaves of the plant body, ठीक है। देन हेट्रोट्रॉफिक की बात करते हैं। हेट्रोट्रॉफिक के अंदर आपका जो वर्ड है ये 2 वर्ड से मिलके बना है। हेट्रोस मीन्स अदर्स एंड ट्रॉफ्स मीन्स न्यूट्रिशन, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जो दूसरे से ऑब्टेन हो, यानी कि इसके अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए, ठीक है। जैसे हम हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम अपना खाना खुद तो नहीं बना सकते कि हमारे पास CO2 आ जाए, H2O आ जाए, क्लोरोफिल आ जाए कहीं से और हम अपना खाना खुद बनाएं, हम नहीं बना सकते हैं। हम बेसिकली क्या है, दूसरे एनिमल्स पे डिपेंडेड है। जैसे अगर कोई मीट खाता है, एग्स खाता है, तो हम एनिमल्स पे डिपेंडेड है। और जो अगर हम वेजिटेबल्स यानी कि वेजिटेरियन है, तो वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब कहाँ से ऑब्टेन हो रहे हैं, प्लांट्स से। तो बेसिकली ऐसा न्यूट्रिशन जिसके अंदर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे क्या होता है, डिपेंडेड होता है, वो न्यूट्रिशन आपका क्या कहलाता है, हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। एग्जाम्पल इसके कॉमन है। देन इसके कुछ टाइप्स हैं हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के। मेनली जो उसके 3 टाइप हैं वो हैं सेप्रोफाइटिक या फिर सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, दूसरा है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और तीसरा है होलोजोइक न्यूट्रिशन, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फर्स्ट ऑफ ऑल we have to read the definition like a heterotrophic organism can obtain from its food from other organism in 3 ways। means जो heterotrophic क्या होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो अपना खाना ऑब्टेन करते हैं किससे बेटा, दूसरे ऑर्गेनिज्म से। means they are depended for the food on other organism। so that type of nutrition is known as heterotrophic mode of nutrition and it has basically 3 types। क्या क्या टाइप्स हैं बेटा वो? सबसे पहला है सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या उसका दूसरा नाम होता है सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सेकंड पॉइंट पैरासाइटिक न्यूट्रिशन और थर्ड टाइप होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नोट्स में मैंने आपको पूरा डिटेल में दे रखा है, मैं आपको एक थोड़ा सा इसकी समरी बताता हूँ कि ये तीनों हैं क्या, ठीक है। फिर आप नोट्स पढ़ेंगे, उसके बाद भी कोई पॉइंट, कोई वर्ड ऐसा आता है जो आपको समझ नहीं आता, देन यू कैन आस्क, ठीक है बेटा। चलिए सेप्रोफाइटिक की बात करता हूँ मैं। तो बेटा इसके अंदर जो है आपका 2 वर्ड आते हैं, एक तो आता है सेप्रो और एक आता है ट्रॉफिक। तो मैं आपको नेक्स्ट पेज शो करता हूं। सेप्रो का मतलब होता है बेटा रोटन, सड़ा हुआ, और ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि एक ऐसा न्यूट्रिशन जो कैसे ऑब्टेन होता है, सड़ी हुई चीज़ों से। वो सड़ी हुई चीज़ें क्या हो सकती हैं, हो सकता है कोई लकड़ी हो, कोई वुड हो, रोटिंग वुड, कोई हो सकता है कोई ट्री है वो सड़ चुका है, या जंगल के अंदर क्या होती हैं, पत्तियां टूट के गिर पड़ती हैं, जो लीव्स होती हैं वो टूट कर नीचे गिर पड़ती हैं और जो धीरे धीरे गलना शुरू हो जाती हैं, तो वो भी क्या कहलाएंगी, रोटन लीव्स कहलाएंगी। कोई ब्रेड है वो सड़ गई, फंगस लग गई उस पर, तो वो क्या है, सब
सड़ी हुई चीज़ है, रोटन। अब जो ऑर्गेनिज्म इन रोटन थिंग्स से क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, सेप्रोफाइट्स। और ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन और सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है बेटा। एग्जाम्पल इसके जैसे मशरूम। मशरूम जो होता है वो क्या होता है, जो डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होते हैं उनके ऊपर ग्रो करता है, यानी जितनी भी सड़ी हुई चीज़ें हैं उनके ऊपर ये ग्रो करता है। सेकंड आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। सिंपल सी एग्जाम्पल समझेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ पैरासाइट की, तो बेटा पैरासाइट दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल पैरासाइट, एक होता है एक्सटर्नल पैरासाइट। एग्जाम्पल बताता हूँ। इंटरनल पैरासाइट के एग्जाम्पल होते हैं राउंड वॉर्म, जैसे मैंने आपको डायग्राम में शो किया है। अब एक्सटर्नल पैरासाइट की अगर मैं बात करता हूँ, एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं जैसे लाइस, जू होती है ना, सिर में जू हो जाती हैं, तो वो एग्जाम्पल किसका है, एक्सटर्नल पैरासाइट का। अब ये होता क्या है पैरासाइट, वो समझो बेटा। पैरासाइट बेसिकली एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो किसी दूसरे की बॉडी में क्या करता है, स्टे करता है और उससे न्यूट्रिशन ऑब्टेन करता है। दोबारा समझेंगे। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो दूसरे की बॉडी से अपना न्यूट्रिशन ऑब्टेन करे, वो क्या कहलाएगा, आपका पैरासाइट कहलाएगा। अब इसमें दो वर्ड आते हैं, एक तो आता है पैरासाइट और एक आता है होस्ट। ये क्या चीज़ है, पैरासाइट और होस्ट? ये होता है जैसे सपोज राउंड वॉर्म है ना, ये राउंड वॉर्म इंटेस्टाइन के अंदर मिलते हैं और वहाँ से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। तो जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है वो तो कहलाएगा पैरासाइट, और जो ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन दे रहा है उसको, यानी कि जैसे ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग उस वॉर्म के लिए क्या कहलाएंगे, होस्ट। ठीक है। तो बेसिकली जिस ऑर्गेनिज्म के अंदर वो पैरासाइट क्या होगा, स्टे करेगा न्यूट्रिशन के लिए, वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा। जिससे उसे खाना मिल रहा है वो ऑर्गेनिज्म क्या कहलाएगा, होस्ट कहलाएगा, और जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन कर रहा है वो क्या कहलाएगा, पैरासाइट। यही चीज़ लिखी हुई है किसके अंदर, सेकंड और थर्ड पॉइंट के अंदर। देखिए, चेक करिए। अ पैरासाइट इज एन ऑर्गेनिज्म विच फीड्स ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड इट्स होस्ट। जो पैरासाइट है वो एक ऑर्गेनिज्म है जो फीड करता है, यानी खाना खाता है, किससे, दूसरे ऑर्गेनिज्म से, जिसे हम क्या कहते हैं, होस्ट। अ पैरासाइट रिसीव्स इट्स फूड फ्रॉम द होस्ट बट गिव्स नो बेनिफिट टू द होस्ट इन रिटर्न। यानी कि उससे फूड तो उसने ऑब्टेन कर लिया पैरासाइट ने, लेकिन उसे कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगा। तो बेसिकली क्या करता है पैरासाइट, हार्म करता है किसको, होस्ट को। ठीक है, बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट है, कोई अभी चैप्टर हार्ड नहीं है आपका। थोड़ा सा हल्का सा जब डाइजेशन शुरू होगा, रेस्पिरेशन शुरू होगा, तब काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स आएंगे। अभी तो फिलहाल आप ये सब 6th 7th के ही टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, है ना। इसके बाद फोटोसिंथेसिस आएगा, 6th क्लास से पढ़ते जा रहे हो बेटा, है ना। तो ये तो बस आप ध्यान से समझ लीजिए, ज़्यादा कोई हार्ड टॉपिक नहीं है और इतने ज़्यादा पेपर के अंदर पूछे भी नहीं जाते हैं। कभी 3-4 साल में कोई 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया, अदरवाइज इतने ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आते इसके ऊपर। लेकिन कंसेप्ट पता होना चाहिए, ये ना हो कि पेपर के अंदर पैरासाइटिक लिखा है वर्ड और आपको पता ही नहीं कि पैरासाइटिक न्यूट्रिशन होता क्या है, या कोई पूछ रहा है आपसे व्हाट डू यू मीन बाय होस्ट और आपको पता ही नहीं क्लास 10th के अंदर। तो कंसेप्ट पता होना चाहिए, है ना। देन होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन ये कॉमन है, ये एक ऐसा न्यूट्रिशन है जो सॉलिड फूड को खाकर कहा जाता है। जैसे हम हैं, हम क्या करते हैं, रोटी, दाल, सब्जी, तो ये सब हमारे क्या है, सॉलिड फूड है।
है ना, प्लांट प्रोडक्ट खा लिए हमने, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ये सब क्या है हमारे सॉलिड फूड है। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म सॉलिड फूड खाता है तो ऐसा न्यूट्रिशन हमारा क्या कहलाता है, होलोजोइक, क्योंकि इन सॉलिड फूड के अंदर आपका क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स भी होंगे, फैट भी होंगे, प्रोटीन भी होगा। तो इन सबको क्या कराना पड़ेगा, डाइजेस्ट कराना पड़ेगा। जब वो बॉडी के अंदर क्या होगा, डाइजेस्ट हो जाएगा, देन उसके बाद वो फूड एब्जॉर्ब होगा और उससे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी। तो बेसिकली जिस न्यूट्रिशन के अंदर ये सारी प्रोसेस होती हैं वो हमारा क्या कहलाता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। और इनके एग्जाम्पल क्या है, जितने भी एनिमल्स हैं, अमीबा पे अंडरलाइन कर लेना बेटा, अमीबा यूनिसेलुलर होने के बावजूद भी क्या कैसा न्यूट्रिशन है उसका, होलोजोइक न्यूट्रिशन है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है। बाकी तो जो एनिमल्स वगैरह हैं वो तो हैं ही, उसमें तो कोई कहने वाली बात नहीं है, लेकिन जो अमीबा है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होने के बाद भी क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन को अडॉप्ट करता है। ठीक है, चलिए ये खत्म हुआ हमारा। उसके बाद बेटा आता है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब ये क्या है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। बहुत सिंपल टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। जस्ट लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर फूड विच कैन सप्लाई एनर्जी फॉर देयर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। तो बेटा अंडरलाइन करिए मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ पे। ये क्या मतलब होता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का, ये वो एक्टिविटीज़ हैं जो हमें डेली रूटीन में कोई भी काम करने के लिए ज़रूरी होती हैं। वो सारी एक्टिविटीज़ हमारी क्या कहलाती हैं, मेटाबॉलिक। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, ये सारी एक्टिविटीज़ हमारी क्या है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। चाहे वो एक्सक्रीशन है, जो भी है। ठीक है, अब जैसे ह्यूमन बींग्स को एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही जो प्लांट्स हैं उन्हें भी एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। भले ही वो एक जगह से ज़्यादा मूव ना करते हों, बस अपनी जगह पर रहते हों, क्योंकि फिक्स होते हैं वो। ह्यूमन बींग्स तो क्या होते हैं या एनिमल्स क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं। लेकिन प्लांट्स क्या होते हैं, एक जगह पे रहते हैं, दे आर फिक्स्ड इन द ग्राउंड, है ना, दे कैन नॉट मूव। तो बेसिकली उन्हें इतनी ज़्यादा एनर्जी की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, उन्हें तो कोई काम करना ही नहीं। नहीं बेटा, करना है। सोचिए ध्यान से, जो फूड लीव्स के अंदर बनता है प्लांट्स की, वो फूड पूरी प्लांट बॉडी के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। जो पानी ग्राउंड में है, वो पानी जो वाटर है, वाटर एंड मिनरल्स, पूरी प्लांट बॉडी के अंदर क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, आप सबने पढ़ रखा है 9th क्लास में, कौन करता है, जाइलम एंड फ्लोएम। तो बेसिकली यहाँ पर जो जाइलम एंड फ्लोएम है वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करेंगे किस किस को, वाटर एंड मिनरल्स और फूड को। जाइलम वाटर एंड मिनरल्स को करेगा और फ्लोएम फूड को करेगा। तो जब कोई चीज़ ट्रांसपोर्ट हो रही है तो एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी, चाहे वो बहुत स्लो मूवमेंट होता हो, लेकिन एनर्जी की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी, फूड से आएगी। बस एनिमल्स में और प्लांट्स में क्या फ़र्क है, वो हमने पढ़ा ही है कि एनिमल्स दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए, फूड के लिए, लेकिन प्लांट्स अपना खाना क्या करते हैं, खुद बनाते हैं, दे मेक देयर ओन फूड। ठीक है, यही लिखा है। दो एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड, मीन्स प्लांट एनिमल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं इधर से उधर, किस चीज़ के लिए, फॉर द सर्च ऑफ फूड। लेकिन प्लांट्स एक ही जगह रहते हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट, फोटो मीन्स लाइट। जो फोटोसिंथेसिस वर्ड है ना, वो दो वर्ड से मिलके बना है, एक फोटो और दूसरा सिंथेसिस। तो जो फोटो है उसका मतलब क्या है, लाइट, और सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का बनना, मीन्स टू बिल्ड। तो अगर हम कंबाइंडली वर्ड देखें तो क्या है,
फोटोसिंथेसिस, जिसका मतलब क्या है, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई चीज़ बनी है, किसकी हेल्प से, लाइट की हेल्प से। और बेसिकली लाइट कौन सी होती है, सनलाइट। ठीक है। देन द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। उस फूड को हम क्या कहते हैं, सबसे पहले ग्लूकोज। किसकी हेल्प से, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एनर्जी, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है ना, जो लिक्विड पार्ट होता है ग्रीन कलर का लीव्स में, वो बेसिकली क्या होता है हमारा, क्लोरोफिल। तो ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं। किसकी हेल्प से, चार चीज़ों की हेल्प से। एक कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा वाटर, तीसरी सनलाइट, और फोर्थ वन इज क्लोरोफिल। ऐसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। ठीक है। देन उसकी इक्वेशन है एक, तो बेटा इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बेटा यहाँ पे आप, क्योंकि ये पेपर में आएगी। ये चैप्टर नंबर 1 में भी आई थी आपकी, बैलेंस कराने के लिए भी आई थी और वैसे भी आई थी, है ना। तो इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए बेटा इसे। और वही है सेम, CO2 H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल। आप लाइट एनर्जी को एरो के नीचे भी लिख सकते हो सनलाइट लिखकर। और इससे आपके क्या करते हैं, दो चीज़ें बनती हैं, एक ग्लूकोज, एक ऑक्सीजन। ठीक है। एक प्रोडक्ट और लिख लीजिए आप इसमें, वो थर्ड प्रोडक्ट है बेटा H2O। तो प्लस H2O और लिख लीजिए आप, प्लस H2O। ठीक है, क्योंकि NCERT के अंदर H2O भी मेंशन किया हुआ है, दैट इज वाटर। इसे बैलेंस करा लेना बेटा आप। ठीक है, बैलेंसिंग मैंने आपको पहले ही सिखाई हुई है। देन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द प्लांट। जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो कहाँ पर होती है, ग्रीन लीव्स के अंदर। द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट मेक द फूड बाय कंबाइनिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ग्रीन लीव्स क्या करती हैं, फूड बनाती हैं, किसकी हेल्प से, वही चार फैक्टर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो है दैट इज CO2, ये कहाँ से मिलती है, एटमॉस्फेयर से। देन अब ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एंटर कहाँ से करती है, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और CO2 एक्सहेल करते हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या है, नोस्ट्रिल्स हैं, नोज है, एक सेपरेट ऑर्गन है। तो ऐसे प्लांट के अंदर क्या है, प्लांट की तो नोज नहीं होती, क्या होता है फिर, कहाँ से एंटर करता होगा, CO2। और फिर प्लांट हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं, तो यानी कि वो ऑक्सीजन भी कहीं ना कहीं से आती होगी। सोचिए बेटा। तो बेटा होता क्या है, लीफ के अंदर बहुत स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं बेसिकली, वो कहलाते हैं हमारे क्या, स्टोमेटा। टाइनी पोर्स पे अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, और स्टोमेटा पे। तो जो लीव्स के अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। उनके थ्रू ही क्या होता है, CO2 एंटर करती है, और जब फूड बन जाता है तो फूड तो बॉडी के अंदर रह जाता है, लीव्स के अंदर, और कौन सी गैस बाहर निकलती है, ऑक्सीजन। ठीक है। चलिए, उसके बाद वाटर रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग फूड इज टेकन फ्रॉम द सोइल। अब जो फूड इंपॉर्टेंट होता है, जो वाटर चाहिए किसके लिए, फूड बनाने के लिए, वो कहाँ से लिया जाएगा, मिट्टी से। और मिट्टी कहाँ से लेगी, ग्राउंड वाटर। तो मिट्टी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है फूड को, कहाँ से, ग्राउंड वाटर से। और उसके बाद उसको किस में, कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देती है, रूट्स के थ्रू प्लांट बॉडी के अंदर। ठीक है। देन उसके बाद बेटा एक डायग्राम दिया हुआ है मैंने आपको,
है ना, इसमें दिखा रखा है सिंपल कि रूट्स के थ्रू क्या होगा, आपका वाटर लीव्स तक पहुंच जाएगा, CO2 आ जाएगी, सनलाइट एनर्जी आ जाएगी और क्लोरोफिल तो पहले से है ही। तो इन चारों चीज़ों की हेल्प से आपकी दो चीज़ें बन जाएंगी, एक तो ग्लूकोज दैट इज़ फूड, जो उस टाइम बना वो तो सिंपल आपको ग्लूकोज कहलाएगा, और जब बाद में वो फूड स्टोर होता है, कुछ फूड तो यूज़ हो जाता है मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के दौरान, और फिर उसके बाद जो फूड बच जाता है उसे हम कहते हैं क्या, स्टार्च। तो समझे ग्लूकोज में और स्टार्च में क्या फ़र्क है, जो उस प्रोसेस के टाइम पे बना वो तो कहलाया गया हमारा क्या, ग्लूकोज। अब वो ग्लूकोज जितना यूज़ हो सकता था प्लांट के थ्रू वो यूज़ हो गया, लेकिन जो फूड बचा रह गया उसे हम क्या कहेंगे, स्टार्च। दैट इज जो स्टोर्ड फूड है वो आपका क्या कहलाता है, स्टार्च कहलाता है। ठीक है, देन इसके बाद ये सब यही चीज़ लिखी है नीचे की तरफ कि जो सनलाइट है, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, थर्ड पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है यहाँ से, ये इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, सनलाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय मेकिंग कार्बोहाइड्रेट्स, या आप सिंपल क्या कहते हो, फूड कह सकते हो। ठीक है, पहला स्टेप है कि जो क्लोरोफिल है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स के अंदर, वो क्या करता है, सनलाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, सेकंड, अब ये जो सनलाइट एनर्जी है ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, केमिकल एनर्जी में, और स्प्लिट कर देती है किसको, वाटर को, किसमें, हाइड्रोजन में एंड ऑक्सीजन में। यानी कि H2O जो है वो ब्रेक हो जाता है किसमें, H2 प्लस O2 में। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट, जो CO2 एटमॉस्फेयर से ऑब्टेन करी थी प्लांट ने, वो हाइड्रोजन क्या करता है, रिड्यूस करा देता है और क्या बना देगा, कार्बोहाइड्रेट, मीन्स ग्लूकोज बना देगा, जो फूड है वो बना देगा। क्या यूज करके, केमिकल एनर्जी को यूज करके। ठीक है, किसी स्टेप में कोई डाउट हो तो बेटा वीडियो को दोबारा पीछे ले जाओ, ठीक है, और दोबारा सुनो, क्योंकि सेम वही वर्डिंग्स होंगी, है ना। अब कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, क्या क्या कंडीशंस हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है, तो आप बेटा बस ये 4 बातों पे ध्यान रखो, बस ये 4 कंडीशंस। ये थोड़ा सा पार्ट एक्स्ट्रा है, ज़्यादा नहीं आएगा, आप लिख सकते हैं एक्स्ट्रा, ज़्यादा नहीं पूछा जाता। ठीक है, और 4 कंडीशंस जो है ये इंपॉर्टेंट है, तो बस आप ज़्यादा ध्यान दो इन पे। पहली है सनलाइट, दूसरी है क्लोरोफिल, तीसरी है कार्बन डाइऑक्साइड एंड फोर्थ कंडीशन है वाटर। ठीक है, देन जो एक्स्ट्रा पार्ट है इसको मैं आपको समरी में बता देता हूँ कि क्या होता है इसके अंदर। इसमें ये बताया गया है बेटा कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो स्टार्च बनाती हैं, ऐसा फूड। देन ये जो स्टार्च है, अगर हम इसकी रिएक्शन आयोडीन से करते हैं तो ये ब्लू ब्लैक कलर शो करता है। ठीक है, अब अगर हमें इसके लीव्स के अंदर से स्टार्च खत्म करना है, यानी कि डी स्टार्चिंग करनी है, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, उस प्लांट को, उस पोट को एक कंप्लीटली डार्क रूम में रख देंगे। ठीक है, अब जब डार्क रूम में होगा तो सनलाइट तो एंटर करेगी नहीं, यानी कोई फूड नहीं बनेगा। अब जो पहले से स्टोर्ड फूड है, प्लांट उसे क्या करना शुरू कर देता है, कंज्यूम करना शुरू कर देता है, और 2 से 3 दिन के अंदर अंदर जो भी स्टार्च होता है वो सारा क्या हो जाता है, यूज हो जाता है। बस ये बताया हुआ है। ठीक है, ज़्यादा डीप मत पढ़िएगा, क्योंकि काफ़ी सारा सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ है, कुछ टॉपिक्स हैं, तो इसलिए मैं आपको जो टॉपिक्स ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ एक्स्ट्रा में भी। अदरवाइज जो हमारे मेन टॉपिक्स हैं वो तो चलेंगे ही सारे, लेकिन अगर जैसे ये डी स्टार्चिंग वाला था तो मैंने आपको इसकी समरी बता दी, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, देन
रॉ मटेरियल्स, दो तो हमारे रॉ मटेरियल है और दो हमारी कंडीशन है। क्या क्या? रॉ मटेरियल तो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और कंडीशंस क्या क्या है? एक तो हमारी हो गई कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्लोरोफिल, और दूसरी कौन सी हो गई? सनलाइट। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि सर कंडीशंस में चारों चीजें लिखें या दो लिखें, क्या करें? आप चारों लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर पर्टिकुलर आपसे पूछा जाए रॉ मटेरियल, तो रॉ मटेरियल के अंदर आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आ जाता है। ठीक है, अगर आप सारे भी लिख देंगे चारों के चारों, तो कोई ऐसी गलत चीज नहीं होगी आपकी। ठीक है, देन हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब बात आती है कि प्लांट्स जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ऑब्टेन करते हैं। तो बेटा ये समझो, कुछ बच्चों को ये स्टोमेटा वाला जो डायग्राम है इसको बनाने में कोई दिक्कत आती है, ये सर बहुत टाइम लगता है क्या? तो आप देखना बेटा, विद इन 2 मिनट्स हम ये डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं डायग्राम। बेटा सबसे पहले आप क्या करोगे, कॉन्वेक्स लेंस की तरह से ये बनाओगे। ठीक है, और एक बिल्कुल थिन कॉन्वेक्स लेंस बनाओगे। ठीक है, देन इसको आपने ऐसे बोल्ड कर दिया। ठीक है, ऐसे इधर कर दिया। बस ये थोड़ा सा आप क्या रखोगे, फ्लैट टाइप रखोगे, क्योंकि ये हम इस ओपन बनाएंगे और ये क्लोज बनाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद ऐसे लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना दीजिए। ठीक है, ऐसे इधर, और बस आपका स्टोमेटा रेडी। अब आपके इसके अंदर थोड़ी सी बस पार्ट्स और दिखाने। ये तो हो गए हमारे क्लोरोप्लास्ट, और बीच में हमने क्या बना दिया, न्यूक्लियस बना दिया। तो देखो विद इन 2 मिनट्स के अंदर अंदर हमने ये पूरा डायग्राम कंप्लीट कर लिया। और जो आपका क्लोज्ड है उसके अंदर आप बहुत ही स्मॉल ओपनिंग दिखाओगे, है ना? समझ रहे हो कि ये क्लोज है, तो आप बहुत ही नैरो ओपनिंग दिखाओगे इसके अंदर। और इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर जो ओपनिंग होगी वो थोड़ी आपकी वाइड ओपन होगी, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होगी। तो सिंपल आप इसे क्या कहोगे, ओपन स्टोमेटा, और ये क्या कहलाएगा, क्लोज स्टोमेटा। ठीक है, लेबलिंग बता देता हूँ, सिंपल 3-4 लेबलिंग याद रखिए, बस ज़्यादा लेबलिंग याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला ये जो इनर पार्ट है ये आपका कहलाएगा क्या, ओपन स्टोमा, और ये कहलाएगा क्या, क्लोज्ड स्टोमा। ठीक है, देन ये जो किडनी शेप्ड सेल्स हैं इसे हम कहते हैं बेटा गार्ड सेल्स। क्या कहते हैं, गार्ड सेल्स। ये बेसिकली जो राजमा होता है ना उसकी शेप के होते हैं, इसे किडनी भी शेप बोलते हैं। ठीक है, देन इसके अंदर जो आपको डार्क स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या कहलाता है, क्लोरोप्लास्ट। और ये जो है ये हमारा क्या है, न्यूक्लियस। तो 1 2 3 4 बस ये काफी है। ठीक है, बाकी जब आगे डिस्कशन होगा इसके बारे में तब देखेंगे, फिलहाल तो यहां तक काफी है आपका। ठीक है बेटा, यहां तक समझ गए डायग्राम कैसे बनाओगे, सिंपल। देन उसके बाद ये समझिए कि है क्या स्टोमेटा। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर इनहेल और एक्सहेल करने के लिए एक सेपरेट ऑर्गन होता है, डेट इज नोज, है ना, जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का जो फंक्शन है वो परफॉर्म कर सकते हैं। ऐसे ही प्लांट्स के अंदर क्या होता है,
बहुत स्मॉल स्मॉल पोर्स होते हैं, स्मॉल होल्स होते हैं, ठीक है, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। पढ़िए फर्स्ट पॉइंट, देयर आर अ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स ऑफ प्लांट्स। अगर एक सिंगल स्टोमेटा की बात करें तो उसे क्या कहेंगे हम, स्टोमा कहेंगे, और प्लूरल में क्या कहेंगे, स्टोमेटा, ठीक है। तो जो होल्स होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं लीव्स के अंदर, वो हमारे क्या कहलाते हैं, स्टोमेटा कहलाते हैं, ठीक है। देन द ग्रीन प्लांट्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर फॉर फोटोसिंथेसिस। जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो इन पोर्स के थ्रू, इन होल्स के थ्रू क्या ऑब्टेन करते हैं, एयर ऑब्टेन करते हैं, जिससे कि वो क्या कर सकें, फोटोसिंथेसिस कर सकें। अब द कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंटर्स द लीव्स ऑफ द प्लांट थ्रू स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस। जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो इन लीव्स के थ्रू, लीव्स के अंदर जो जाती है प्लांट के, वो किसके थ्रू जाती है, इन स्टोमेटा के थ्रू जाती है, जो उसकी सरफेस पे होते हैं। और बेसिकली जो स्टोमेटा आपको मिलेंगे वो एट द लोअर सरफेस मिलेंगे। जो लार्ज क्वांटिटी में स्टोमेटा होंगे वो सारे कहाँ होंगे आपके बेटा, एट द लोअर सरफेस ऑफ द लीफ, ठीक है। देन उसके बाद डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ये पूरा यही स्ट्रक्चर डिस्क्राइब किया हुआ है, लिखा है ईच स्टोमेटल पोर इज सराउंडेड बाय अ पेयर ऑफ गार्ड सेल। ये एक ये पे एक ये है गार्ड सेल, एक ये गार्ड सेल है। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल पोर्स, यानी कि ये ओपन होगा या क्लोज होगा, ये कौन डिसाइड करता है, गार्ड सेल डिसाइड करते हैं। ये जो आपका स्टोमा है वो ओपन रहेगा या क्लोज हो जाएगा, ये कौन डिसाइड करेगा, ये गार्ड सेल डिसाइड करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट, व्हेन वाटर फ्लोज इनटू द गार्ड सेल, जब वाटर इन गार्ड सेल्स के अंदर क्या करेगा, एंटर करेगा, तो ये स्वेल अप हो जाएंगे एंड बिकम्स कर्व्ड एंड कोज द पोर टू ओपन। और जो ये पोर है, ये जो पोर है ये क्या हो जाएगा आपका, ओपन हो जाएगा। और अगर वाटर लॉस हो जाए आपका, तो ये श्रिंक हो जाता है और स्टोमेटल पोर आपका क्या हो जाएगा, क्लोज, ठीक है। अब द गैसेस एक्सचेंज इन प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू द स्टोमेटा इन लीव्स। अब ये जो गैस का एक्सचेंज है, क्योंकि CO2 एब्जॉर्ब तो कर ली उसने, लेकिन बाद में O2 भी तो बनाता है, तो वो O2 भी कहाँ से रिलीज होती है, यहीं से रिलीज होती है, ठीक है। फिर वही बता रखा है, यहाँ पर अंडरलाइन कर लेना बेटा कि लोअर सरफेस में मिलते हैं लीफ के, ये पूरा पढ़ लेना, बता दिया मैंने आपको, ठीक है। देन फिर नेक्स्ट है बेटा इसके अंदर, हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। जो प्लांट्स हैं वो वाटर कहाँ से ऑब्टेन करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, सिंपलेस्ट टॉपिक है। जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती हैं, वो क्या होती है, बाउंडेड होती है किसके अंदर, सॉइल के अंदर, मिट्टी के अंदर। तो ग्राउंड वाटर जो होता है वो रूट्स क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं और थ्रू जाइलम उसे पूरी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट कर देती हैं, ठीक है। ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा, इसमें ऐसे कोई खास पॉइंट्स नहीं है, बस आप 2 पॉइंट पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, ये तो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं। एक तो फर्स्ट और एक आपका सेकंड, ये 2 पॉइंट करके भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। मेन कंसेप्ट जो है वो इन दोनों पॉइंट्स में, बाकी तो एक्स्ट्रा है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन फर्स्ट 2 पॉइंट्स आर द मेन पॉइंट्स, ठीक है। अब बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, दैट इज क्लोरोप्लास्ट। जो हमारी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है वो एक्चुअल होती कहाँ है, लीव्स में, और लीव्स में भी कहाँ पर, क्लोरोप्लास्ट। क्यों, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्या छुपा हुआ होता है आपका, क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर का पिगमेंट है वो सारा कहाँ पर होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, ठीक है।
आज हम पढ़ेंगे बेटा कि एनिमल्स के अंदर जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दैट इज क्या है हमारा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और उसमें वो खाना कैसे ऑब्टेन करते हैं। बेसिकली दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर एनिमल्स और प्लांट्स फॉर देयर फूड, है ना। लेकिन हमने प्लांट्स में क्या पढ़ा था कि प्लांट्स विल मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ 4 मटेरियल्स। क्या क्या 4 मटेरियल्स थे वो? CO2, H2O, सनलाइट एंड 4th वन इज क्लोरोफिल, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा एनिमल्स के न्यूट्रिशन के बारे में। तो सबसे पहले पढ़ते हैं बेटा, एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम द प्लांट्स और अदर एनिमल्स। यानी कि एनिमल्स जो है वो अपना फूड जो है या तो कहाँ से ऑब्टेन करेंगे, प्लांट से या फिर एनिमल से, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, सिंस एनिमल्स कैन नॉट मेक देयर ओन फूड दे डिपेंड ऑन रेडीमेड फूड। अब एनिमल्स जो हैं वो अपना खाना तो नहीं बना सकते, तो बेसिकली किस पे डिपेंडेंट होते हैं? रेडीमेड फूड पे। दिस रेडीमेड फूड कम्स आइदर फ्रॉम प्लांट्स और फ्रॉम अदर एनिमल्स। अब ये जो रेडीमेड फूड है या तो कहाँ से आएगा, प्लांट से, या फिर कहाँ से आएगा, अदर एनिमल से, ठीक है। Thus animals obtain their food either from plants or other animals. So basically हम क्या कह सकते हैं कि एनिमल्स अपना फूड ऑब्टेन करते हैं या तो प्लांट से या फिर अदर एनिमल से, ठीक है। देन मैनी अदर एनिमल्स ऑब्टेन देयर फूड बाय ईटिंग द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। ज़्यादातर जो जानवर होते हैं वो क्या करते हैं, मांस खाकर अपना गुजारा करते हैं, यानी कि अपना फूड जो ऑब्टेन करते हैं वो क्या करते हैं, दूसरे जानवरों का फ्लैश यानी कि मांस खाकर अपना पेट भरते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द फिश, बर्ड्स, स्नेक्स एंड इंसेक्ट्स ऑल ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स, है ना। जितने भी ये सब जानवर हैं ये क्या करते हैं, दूसरे एनिमल से अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में भी यही बातें लिखी हुई हैं। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है, जो बर्ड्स हैं वो कीड़े खा जाती हैं, है ना। ये सब चीज़ें लिखी हुई हैं। जो स्नेक है वो फ्रॉग्स खा जाता है ना। देन उसके बाद बात करते हैं कुछ हमारे प्लांट्स जो हैं वो भी क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफिक होते हैं। लिखा है ना, इस पे अंडरलाइन कर लेना। इवन द प्लांट्स कैन ईट इंसेक्ट्स। जैसे आपने 6th 7th या 5th क्लास की बुक्स में भी देखा होगा, डायग्राम्स बना रहता था पिक्चर प्लांट का और वीनस फ्लाई ट्रैप का, है ना। तो बेसिकली क्या करते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। तो बेसिकली वो भी क्या हुए हमारे, हेटरोट्रॉफिक, है ना। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते थे उन्हें। देन बेसिकली बेटा आप ये कह सकते हो जो इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं ना वो हमारे खाली हेटरोट्रॉफिक नहीं होते। अगर हम थोड़ा इसके डिटेल में पढ़ें थोड़ा सा, तो होता क्या है, जिस सॉइल में ये ग्रो करते हैं वहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। देयर इज अ डेफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन इन दैट सॉइल, है ना। तो बेसिकली ये करते क्या है, इंसेक्ट्स को अपना शिकार बनाते हैं जिससे कि वो उनसे नाइट्रोजन ऑब्टेन कर सकें, है ना, और अपना खाना खुद बना सकें। तो बेसिकली इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। कहीं पर लिख लीजिएगा बेटा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है ये। वैसे तो खैर पेपर में नहीं आती, लेकिन फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक, ठीक है। देन अब एनिमल्स की इसी ईटिंग हैबिट्स के ऊपर हमने उन्हें 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पढ़ते आ रहे हो बचपन से। तो 3 कैटेगरीज क्या है वो, हर्बीवोरस, कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स, है ना। तो सिंपल सा टॉपिक है, तो आप इसे फटाफट देख लेंगे। मैं आपको एक समरी बता देता हूँ बस इसकी। जो हर्बीवोर्स हैं वो केवल क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, है ना। द हर्बीवोर्स में ईट ग्रासेस, लीव्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स, ये सब चीज़ें, है ना। एग्जाम्पल क्या है इसके, जैसे काउ, गोट, बुफेलो, शिप, ये सब। देन फिर आती है बात कार्निवोर्स की। ये भी सिंपल है। कार्निवोर्स क्या होते हैं, ये केवल और केवल क्या खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं। दूसरे एनिमल्स से क्या करते हैं, अपना फूड ऑब्टेन करते हैं। एग्जाम्पल लोयन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर, लिजर्ड, ये सब।
ठीक है बेटा। देन फिर थर्ड कैटेगरी आती है बेटा ओमनीवोर्स की। तो ओमनीवोर्स ऐसे जानवर होते हैं जो क्या करते हैं, दोनों चीज़ें खाते हैं, जो मिल जाए वो सही, यानी कि प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी, फ्लैश भी खाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल मैन, डॉग, क्रो, स्पैरो, बियर, म्याना एंड आंट। ठीक है बेटा। देन उसके बाद ओमनीवोर्स आर प्लांट ईटर्स एज वेल एज मीट ईटर्स। सिंपल सी बात है, वो पहले ही लिखा हुआ है ना। तो इन्हें हम प्लांट ईटर्स भी कहते हैं और एज वेल एज क्या कहते हैं, मीट ईटर्स भी कहते हैं। अब द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। यानी कि फूड को ऑब्टेन करना और उसे यूटिलाइज करना, यूज करना, क्या करने के लिए, एनर्जी ऑब्टेन करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए बॉडी की, रिपेयर करने के लिए, वो सब पूरी प्रोसेस क्या कहलाती है आपकी, न्यूट्रिशन कहलाती है। चलिए बेटा नेक्स्ट हम शुरू करते हैं डिफरेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। बेसिकली न्यूट्रिशन के अंदर बेटा हमारे 5 स्टेप होते हैं। सबसे पहला होता है इंजेशन, INGESTION, ठीक है। सेकंड होता है डाइजेशन, थर्ड होता है एब्जॉर्प्शन, फोर्थ होता है एसिमिलेशन एंड फिफ्थ होता है इजेशन। ये पांचों प्रोसेस कंबाइंडली हमारी क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन। अब मैं आपसे बिल्कुल सिंपल बात बताता हूँ होता क्या है। बेसिकली जो हम फूड खाते हैं उस फूड को खाने का मेन मोटिव होता है सो डैट वी कैन ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम द फूड। हम क्या कर सकें, एनर्जी ऑब्टेन कर सकें, किससे, फूड से। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट ये है। अब वो एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए हमें किस किस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, बेसिकली उस फूड को किस किस प्रोसेस से गो थ्रू होना पड़ेगा, वो सारी प्रोसेस हमारी क्या कहलाती है, न्यूट्रिशन कहलाती है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमने फूड खाया और हमें एकदम एनर्जी मिल गई, नहीं। कुछ प्रोसेस होती हैं, वो हम देखेंगे सारी प्रोसेस क्या क्या है। पहले मैं आपको एक एक प्रोसेस बताऊंगा, है ना, फिर एक समरी बता दूंगा। चलिए सबसे पहले पढ़ते हैं। देयर आर 5 मेन प्रोसेसेस कंसर्न विद द यूज ऑफ फूड बाय एनिमल्स। टोटल 5 प्रोसेस है। इन अदर वर्ड्स देयर आर 5 स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। जो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स है उसमें 5 मेन स्टेप है। क्या क्या स्टेप है वो, पहला है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। ठीक है, फर्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं। इंजेशन, क्या है ये वर्ड इंजेशन, बिल्कुल सिंपल बताता हूं। आप जब फूड को अपने हाथों से माउथ में रखते हैं और खाना शुरू कर देते हैं, है ना, वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है, इंजेशन कहलाती है। बेसिकली फूड को बॉडी के अंदर क्या करना, पुट करना, क्या कहलाता है, इंजेशन। सिंपल देख सकते हैं आप। फर्स्ट पॉइंट, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन, है ना। देन इंजेशन मीन्स ईटिंग ऑफ फूड बाय द एनिमल। जो खाना खाना है वो क्या कहलाता है आपका, इंजेशन कहलाता है। When we put food into our mouth with hands, जब अपने हाथों से फूड को अपने माउथ में रखते हैं उसका क्या मतलब होता है, we are ingesting। क्या मतलब होता है उसका, we are ingesting the food। ठीक है। देन सेकेंड प्रोसेस that is digestion। बेटा ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे सिलेबस में। जो डाइजेशन है ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पूरा ह्यूमन बीइंग का डाइजेस्टिव सिस्टम आएगा, डायग्राम भी बनाना पड़ेगा आपको, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको डायग्राम नहीं बनाना है। डायग्राम पूरा बनाना है ह्यूमन बीइंग का। आपने पहले भी पढ़ा होगा, एलिमेंट्री कैनाल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन, बकल कैविटी, है ना, फूड पाइप, वो पूरा जो ह्यूमन बीइंग का आपने डायग्राम देखा हुआ है वो आपको पूरा बनाना पड़ेगा बेटा। ठीक है, तभी आप समझ सकते हैं। क्लियर है बेटा। देन अब बात आती है बेटा,
अब बात आती है बेटा कि जो सेल है ना, मैं दो कंडीशन शो करता हूँ आपको। ये सपोज कोई चपाती है और ये हमारा कोई सेल है बॉडी का, ठीक है। अब सेल का साइज तो क्या होता है, बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू चपाती, रोटी, चावल, है ना। और अगर मैं बात करता हूँ चपाती की, रोटी की, इनका साइज बहुत लार्ज होता है। अब क्या करें, क्योंकि हमें तो फूड पार्टिकल को किसी भी तरह करके इस सेल के अंदर एब्जॉर्ब कराना है। तो इसका मतलब क्या है, हमें इस चपाती को ब्रेक करना होगा। बिल्कुल सिंपल कंसेप्ट बता रहा हूँ बेटा आपको। ये समझ लीजिए, किसी बड़ी चीज को छोटी चीज में कन्वर्ट करना, यानी कि उसका ब्रेक डाउन करना, किससे, फ्रॉम लार्ज मॉलिक्यूल टू स्मॉलर मॉलिक्यूल, क्या कहलाएगा आपका, डाइजेशन कहलाएगा। अब पहला केस तो मैंने आपको ये दिखाया है ना, ये तो इसके अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। दूसरा केस है कोई फूड पार्टिकल इस साइज का है, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फूड पार्टिकल इसके अंदर क्या कर सकता है, एब्जॉर्ब हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है, हमें जो लार्ज पार्टिकल है हमारे पास, रोटी का, चावल का, किसी भी चीज का, उसको हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, ब्रेक करना पड़ेगा, है ना। और ब्रेक आपका दो तरीके से हो सकता है, या तो फिजिकल मेथड से या केमिकल मेथड से। और ह्यूमन बीइंग इन दोनों का ही यूज करते हैं, एनिमल्स जो है वो इन दोनों का ही यूज करते हैं। जब आप फूड को खाते हो तो जो आपके पास टीथ हैं, है ना, अलग अलग टीथ पढ़े हैं ना आपने, इंसीजर, कैनाइन्स, मोलर्स, प्री मोलर्स। मैं इसको याद रखता हूँ बेटा ICPM के नाम से, ICPM, ICPM। इसमें सारी कैटेगरी आ जाती है आपकी, इंसीजर, कैनाइन्स, प्रीमोलर, मोलर। तो ये जो आपके सारे टीथ हैं, इनका फंक्शन अलग अलग होता है, टीयरिंग, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, है ना, ये सब। अब इनकी हेल्प से आप क्या करते हो, फूड को फिजिकली तोड़ते हो, है ना। जो आपने फूड खाया उसको क्रश करते हो, टीयर करते हो, ग्राइंड करते हो, तो बेसिकली ये क्या हुआ आपका, फिजिकल डाइजेशन। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ किसकी, केमिकल डाइजेशन की, तो वो बेटा आपका माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है, वो हम पूरा पढ़ेंगे। लेकिन बस ये समझ लीजिए, फिजिकल में आपकी टीयरिंग, ग्राइंडिंग, ये सब होता है। और केमिकल के अंदर क्या होता है बेटा, केमिकल के अंदर कुछ, केमिकल मेथड के अंदर कुछ केमिकल रिलीज करे जाते हैं। जैसे स्टमक के अंदर अलग केमिकल आएंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में अलग केमिकल आएंगे, है ना, वहाँ पढ़ेंगे। तो बेसिकली तो आप ये समझिए कि एक बड़े मॉलिक्यूल का एक छोटे मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाना, देखिए मैंने ये ब्रेक करके दिखाया आपको, है ना। ये बहुत लार्ज पीस था कोई, देन उसको हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, है ना। और ब्रेक करके उसके छोटे छोटे पार्ट्स बना लिए, जैसे ये है, इसे और ब्रेक कर दिया, है ना। तो हमारे पास सपोज ये पार्ट आ गया, और ये पार्ट जो है आपका वो क्या होगा, फूड पार्टिकल बनके सेल के अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगा। और बस जब फूड पार्टिकल सेल के अंदर एब्जॉर्ब होगा तो आपको पता है कि सेल के अंदर क्या चीज होती है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड को क्या करेगा, ब्रेक करेगा। और ब्रेक करने के बाद क्या प्रोवाइड करेगा आपको, एनर्जी प्रोवाइड करेगा। तो बेसिकली डाइजेशन का मेन मोटिव क्या था, फूड को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक कर देना, सो डैट दे कैन बी एब्जॉर्ब into the cells and provide the energy। ठीक है बेटा, देखते हैं। The process in which the food containing large insoluble molecules is broken down into small water soluble molecules is called digestion। वही बात है, जो हमारे insoluble molecules थे, large insoluble molecules, इस पर अंडरलाइन कर लीजिए बेटा, वो ब्रेक हो गए किसके अंदर, स्मॉल वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स में, जो कि क्या होंगे, बॉडी के थ्रू एब्जॉर्ब करे जाएंगे। बॉडी बेसिकली किससे बनी हुई होती है, अल्टीमेटली सेल्स से, ठीक है। डाइजेशन मेक्स द फूड सोल्यूबल सो डैट इट कैन बी यूटिलाइज्ड बाय द एनिमल्स बॉडी। डाइजेशन क्या करता है, फूड को सोल्यूबल बना देता है, जिससे कि वो क्या हो सके, यूटिलाइज हो सके किसके अंदर,
एनिमल्स बॉडी के अंदर। मोस्ट एनिमल्स यूज बोथ फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स फॉर डाइजेस्टिंग। तो डाइजेस्ट का सिंपल मतलब क्या हुआ? ब्रेकिंग अप, तोड़ना। किसको? लार्ज मोलिक्यूल को स्मॉलर मोलिक्यूल्स में। ठीक है। फिजिकल मेथड में क्या क्या आता है? जैसे च्यूइंग, ग्राइंडिंग द फूड इन माउथ, ये सब किसके अंदर आते हैं? फिजिकल मेथड्स के अंदर। और अगर मैं बात करता हूँ केमिकल मेथड्स में, तो इसके अंदर कुछ जूसेस होते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस, बेसिकली केमिकल कह सकते हो आप, है ना। हमारी बॉडी कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, उसे हम क्या कहते हैं? एंजाइम्स बोलते हैं। आगे आएगा सब, ठीक है, जब डिस्कस करेंगे। देन फिर है बेटा थर्ड, एब्जॉर्प्शन। सिंपल है। अब जो फूड जो है आपका क्या हो चुका है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट चुका है, इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए सपोज, है ना। जो बड़े पार्टिकल्स थे वो छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए फूड के। तो अब क्या होंगे? ये सारे फूड पार्टिकल्स सेल के अंदर एंटर हो सकते हैं, और एक सेल तो होता नहीं है, बिकॉज वी आर मल्टी सेलुलर। तो बहुत सारे सेल होते हैं, बहुत सारे फूड पार्टिकल्स हो गए, वो सबके अंदर क्या होते हैं? एब्जॉर्ब। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन। ठीक है। देन और ये सारा काम होता किसके थ्रू है? इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू। स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ठीक है, वहां पर जाकर ये फूड एब्जॉर्ब होता है ब्लड के थ्रू। देन फोर्थ प्रोसेस आती है बेटा एसिमिलेशन। ये एसिमिलेशन क्या होता है? एसिमिलेशन का मतलब होता है बेटा जो फूड एब्जॉर्ब हुआ है, अब उससे जब हमें क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी, तो वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी? एसिमिलेशन। बेसिकली जो फूड एब्जॉर्ब हुआ था, जब उससे एनर्जी मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, वो प्रोसेस हमारी क्या कहलाएगी बेटा? एसिमिलेशन। ठीक है। देन लास्ट स्टेप है बेटा इजेशन। क्या मतलब है ये? इसमें क्या होता है बेटा? फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, देखो। द होल फूड विच वी ईट इज नॉट डाइजेस्टेड बाय अवर बॉडी। जो हम सारा खाना खाते हैं वो सारा डाइजेस्ट नहीं हो पाता, कुछ फूड हमारा अनडाइजेस्टेड रह जाता है। अ पार्ट ऑफ द फूड विच वी ईट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड विच कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बॉडी। This undigested part of the food is then removed from the body in the form of feces when we go to the toilet. तो बेसिकली जो सॉलिड वेस्ट रिमूव होता है बॉडी से, उसे हम कहते हैं फेसेस, FAECES। तो जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया हमारा, वो जो रिमूव होने की प्रोसेस है वो क्या कहलाती है बेटा? इजेशन कहलाती है। तो बेसिकली थर्ड पॉइंट याद रखेंगे आप, द प्रोसेस इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। मीन्स जो फूड अनडाइजेस्टेड रह गया था उसको जब बॉडी से बाहर निकाला जाता है, वो प्रोसेस आपकी क्या कहलाती है? इजेशन। ठीक है, सिंपल है। ये सारी प्रोसेस बिल्कुल आपकी सिंपल थी। अब ये न्यूट्रिशन की जो पांचों प्रोसेस हैं, ये हम पढ़ेंगे अलग अलग ऑर्गेनिज्म के अंदर। जैसे अमीबा के अंदर पढ़ेंगे, पैरामीशियम के अंदर पढ़ेंगे, ह्यूमन बीइंग के अंदर पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ तक पढ़िए बेटा, कोई डाउट आता है वो पूछिए।